एक अनकही रात की कहानी। मेरा नाम साहीन है और मैं 36 साल की हूँ। मेरी शादी को कई साल हो चुके थे, लेकिन मेरे और मेरे पति के बीच वो भावनात्मक और रोमांटिक रिश्ता कभी नहीं बन पाया जो मैंने सपनों में देखा था। मेरे पति का स्वभाव शांत था, लेकिन उनकी उदासीनता ने मेरे दिल में एक खालीपन सा छोड़ दिया था। मैं हमेशा उस प्यार की तलाश में थी जो मेरे दिल को छू जाए, जो मुझे मेरी खोई हुई खुशियों से मिला दे। एक दिन की बात है, मेरे घर में मेरी ननद का पति अर्जुन आया था। वो एक मिलनसार और हंसमुख इंसान था, जिसकी बातों में एक अलग ही जादू था। उस दिन घर में कोई और नहीं था। मेरे पति किसी काम से बाहर गए थे और मेरी ननद भी अपनी माँ से मिलने गई थी। रात का समय था और मैं अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रही थी। चांदनी रात थी और खिड़की से आती हल्की हवा मेरे चेहरे को छू रही थी। अचानक मेरी नींद खुली। मैंने देखा कि मेरे बिस्तर के पास अर्जुन बैठा था। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। अर्जुन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने थोड़ा घबराते हुए पूछा। वो मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। साहिल, मैं बस तुमसे बात करने आया था। मुझे लगा तुम अकेली हो और शायद तुम्हें किसी का साथ चाहिए। उसकी आवाज़ में एक गर्माहट थी जो मेरे दिल को छू गई। मैंने हल्के से सिर हिलाया और मेरे मन में कई सवाल उठने लगे। लेकिन ये ठीक नहीं है अर्जुन, तुम मेरी ननद के पति हो। वो थोड़ा करीब आया और बोला, साहिल, मैं जानता हूँ कि तुम कितने समय से अकेलापन महसूस कर रही हो। मैंने तुम्हारी आंखों में वो उदासी देखी है जो तुम छुपाने की कोशिश करती हो। मैं बस तुम्हें एक पल के लिए वो खुशी देना चाहता हूँ जो तुम डिज़र्व करती हो। उसकी बातों ने मुझे अंदर तक हिला दिया। मेरे मन में एक तूफान सा उठ रहा था। एक तरफ मेरी नैतिकता मुझे रोक रही थी और दूसरी तरफ मेरे दिल की तड़प मुझे उसकी ओर खींच रही थी। मैंने उसकी आंखों में देखा और उसमें एक सच्चाई सी दिखी। अर्जुन, ये गलत है, मैंने धीरे से कहा, लेकिन मेरी आवाज़ में वो दृढ़ता नहीं थी। वो मेरे और करीब आया और मेरे हाथ को हल्के से छुआ। साहिल, ज़िंदगी में कुछ पल ऐसे आते हैं जो हमें हमारे अंदर की सच्चाई से मिलाते हैं। मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा, बस एक बार अपने दिल की सुन लो। उस रात चांदनी की रोशनी में मेरे और अर्जुन के बीच एक अनकहा रिश्ता पनपने लगा। वो पल मेरे लिए एक सपने जैसा था, जहाँ मैंने अपने अकेलेपन को पीछे छोड़कर एक नई भावना को महसूस किया। उसकी बातों में, उसकी नज़रों में मुझे वो प्यार मिला जिसकी मुझे सालों से तलाश थी। सुबह होने से पहले अर्जुन चला गया, लेकिन उसने मेरे दिल में एक ऐसी चिंगारी छोड़ दी जो मेरे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। मैं जानती थी कि ये रिश्ता समाज की नज़रों में गलत था, लेकिन उस एक रात ने मुझे मेरे अंदर की औरत को फिर से जीवित कर दिया। एक नई सुबह की शुरुआत उस रात के बाद मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। अर्जुन की बातें, उसकी वो गर्मजोशी भरी नज़रें और उस एक पल का स्पर्श मेरे दिल में बार बार गूंज रहा था। सुबह की पहली किरण जब मेरे कमरे में आई तो मैंने खुद को आईने में देखा। मेरी आंखों में एक नई चमक थी, लेकिन साथ ही एक डर भी था। क्या मैंने जो किया वो सही था? क्या ये सिर्फ एक कमज़ोर पल था या मेरे दिल की गहराइयों में कुछ और छुपा था? दिन बीतने लगे, लेकिन अर्जुन की वो बातें मेरे दिमाग से नहीं जा रही थीं। मैं अपने रोज़मर्रा के कामों में व्यस्त रहने की कोशिश करती, लेकिन हर बार जब मैं अकेली होती, उसकी मुस्कान मेरी आंखों के सामने आ जाती। मैं जानती थी कि ये रास्ता आसान नहीं था। अर्जुन मेरी ननद का पति था और समाज की नज़रों में हमारा रिश्ता नामुमकिन था। फिर भी मेरे दिल में एक तड़प थी जो मुझे बार बार उसकी ओर खींच रही थी। कुछ दिन बाद मेरी ननद, रिया और अर्जुन फिर से हमारे घर आए। इस बार मैंने खुद को संभालने की पूरी कोशिश की। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी नज़रें अर्जुन से मिलें, लेकिन मेरे दिल का क्या करूं? वो तो हर बार उसकी आवाज़ सुनते ही धड़कने लगता था। रात के खाने के बाद जब रिया अपनी माँ से बात करने में व्यस्त थी, अर्जुन ने मुझे रसोई में अकेले पाकर धीरे से कहा, साहिल, तुम उस रात को भूलने की कोशिश कर रही हो, है ना? लेकिन मैं नहीं भूल पाया। मैंने उसकी ओर देखा, मेरी सांसें रुक सी गईं। अर्जुन, हमें ये सब बंद करना होगा। ये गलत है। रिया मेरी ननद है और मैं उसे कभी दुख नहीं देना चाहती। वो थोड़ा रुका, फिर धीरे से बोला, साहिल, मैं रिया का सम्मान करता हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ वो पल मेरे लिए कुछ और था। मैंने तुम्हारी आंखों में वो दर्द देखा है जो मैं समझ सकता हूँ। मैं तुम्हें वादा करता हूँ, मैं तुम्हें कभी मुश्किल में नहीं डालूंगा।
लेकिन क्या तुम सचमुच उस रात को भूल सकती हो? उसके शब्द मेरे दिल को चीर गए। मैंने नज़रें झुका लीं और कहा, अर्जुन, मेरे लिए ये आसान नहीं है। मैं सालों से एक खालीपन में जी रही हूँ। तुमने मुझे वो महसूस कराया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन ये रास्ता हमें कहाँ ले जाएगा? अर्जुन ने मेरे कंधे पर हल्के से हाथ रखा और कहा, साहिल, मैं तुम्हें कोई झूठा वादा नहीं करूँगा। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम अपने दिल की सुनो। अगर तुम कहो तो मैं आज के बाद कभी तुमसे इस बारे में बात नहीं करूँगा। लेकिन अगर तुम्हारा दिल भी मेरे लिए धड़कता है तो हमें एक रास्ता ढूंढना होगा। उस रात जब सब सो गए, मैं अपनी खिड़की के पास बैठी चाँद को देख रही थी। मेरे मन में एक तूफान सा चल रहा था। एक तरफ मेरी नैतिकता मुझे रोक रही थी और दूसरी तरफ मेरा दिल अर्जुन की ओर खींचा जा रहा था। मैंने फैसला किया कि मुझे अपने दिल की गहराइयों में झांकना होगा। क्या मैं सचमुच उस प्यार को अपनाने के लिए तैयार थी जो समाज की नज़रों में गलत था, या फिर मुझे अपने इस जज्बात को दबाकर अपनी जिंदगी को वैसे ही जीना होगा जैसे मैं सालों से जी रही थी? तभी मेरे फ़ोन पर एक मैसेज आया। अर्जुन का था। उसमें लिखा था, साहिल, मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। बस एक बार अपने दिल की सुन लो। मैंने फ़ोन को सीने से लगा लिया और आंखें बंद कर लीं। उस रात मैंने अपने दिल को एक मौका देने का फ़ैसला किया। शायद ये गलत था, शायद ये सही था, लेकिन मैं जानती थी कि ये मेरी ज़िंदगी का वो पल था जो मुझे हमेशा के लिए बदल देगा। दिल की राहों का मोड़ अर्जुन के उस मैसेज ने मेरे मन में एक नई हलचल पैदा कर दी थी। मैं रात भर सो नहीं पाई। मेरे सामने दो रास्ते थे। एक वो जो समाज की नज़रों में सही था लेकिन मेरे दिल को खाली छोड़ता था, और दूसरा वो जो मेरे दिल को सुकून देता था लेकिन दुनिया की नज़रों में गलत था। मैंने अपने आप से सवाल किया, साहिल, क्या तुम सचमुच अपने दिल की सुन सकती हो? क्या तुम उस प्यार को अपनाने की हिम्मत रखती हो जो तुम्हें इतना सुकून देता है? अगले दिन सुबह मैंने अर्जुन को मैसेज किया, हमें बात करनी होगी। आज शाम पार्क में मिलो। मैंने ये फैसला कर लिया था कि मुझे अपने दिल की बात कहनी होगी, चाहे इसका अंजाम कुछ भी हो। शाम को जब मैं पार्क पहुंची तो अर्जुन वहां पहले से ही इंतज़ार कर रहा था। उसने मुझे देखते ही एक हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में एक गंभीरता थी। मैं उसके पास गई और बिना कुछ कहे उस बेंच पर बैठ गई जो पार्क के एक कोने में थी। चारों तरफ पेड़ों की छांव थी और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। अर्जुन, मैंने धीरे से कहा, मैं बहुत उलझन में हूँ। तुमने मेरे दिल में जो आग जलाई है वो मुझे जलाए जा रही है। मैं जानती हूँ कि ये रिश्ता आसान नहीं है। रिया मेरी ननद है और मैं उसे कभी दुख नहीं देना चाहती, लेकिन तुम्हारी बातें, तुम्हारा साथ, ये सब मुझे वो खुशी देता है जो मैंने सालों से नहीं महसूस की। अर्जुन ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में एक गहरा दर्द और प्यार का मिश्रण था। साहिल, मैंने कभी नहीं चाहा कि तुम्हें इस उलझन में डालूं, लेकिन सच कहूं तो मैं भी तुम्हारे बिना अधूरा सा महसूस करता हूं। रिया के साथ मेरी जिंदगी एक रस्म सी बन गई है। उसमें वो जज्बात नहीं जो तुमने मेरे अंदर जगाए हैं। उसके शब्द मेरे दिल को छू गए, लेकिन साथ ही मुझे डर भी लगा। अर्जुन, अगर हम इस रास्ते पर चलते हैं तो क्या होगा? रिया को पता चला तो वो टूट जाएगी। मेरे पति को पता चला तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, और समाज, वो हमें कभी माफ नहीं करेगा। अर्जुन ने मेरे हाथ को हल्के से थामा और कहा, साहिल, मैं तुमसे कोई झूठा वादा नहीं करूंगा। ये रास्ता मुश्किल है, लेकिन अगर हम एक दूसरे का साथ दें तो शायद हम एक ऐसी दुनिया बना सकें जहां सिर्फ हमारा प्यार हो। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसके शब्दों में एक ऐसी सच्चाई थी जो मेरे डर को कम कर रही थी। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, अर्जुन, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैं अपने दिल को समझना चाहती हूँ, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं जल्दी ही एक फैसला लूंगी। उसने मेरी बात को सम्मान देते हुए सिर हिलाया और कहा, साहिल, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगा, चाहे जितना वक्त लगे। उस शाम जब मैं घर लौटी तो मेरा मन हल्का था, लेकिन सवाल अभी भी बाकी थे। मैंने अपने कमरे में बैठकर अपनी डायरी खोली और अपने दिल की बातें लिखने लगी। मैंने लिखा, क्या प्यार इतना ताकतवर हो सकता है कि वो समाज की हर दीवार को तोड़ दे? क्या मैं इतनी हिम्मत जुटा पाऊंगी कि अपने दिल की सुन सकूं?
कुछ दिन बाद एक अनजान नंबर से मुझे एक कॉल आया। वो रिया थी। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी गंभीरता थी। साहिल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या तुम मुझसे मिल सकती हो? मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। क्या उसे कुछ पता चल गया था? क्या ये मेरे और अर्जुन के रिश्ते का अंत था? मैंने गहरी सांस ली और कहा, हाँ रिया, मैं आऊंगी। रिया की उस कॉल ने मेरे मन में एक तूफान खड़ा कर दिया था। मैं रात भर सो नहीं पाई। बार बार यही सोचती रही कि क्या उसे मेरे और अर्जुन के बीच की बातों का अंदाजा हो गया है। क्या ये मेरे उस नाजुक रिश्ते का अंत होगा जो अभी शुरू भी नहीं हुआ था? मैंने अपने आप को संभाला और अगले दिन रिया से मिलने का फैसला किया। मैं उस कॉफ़ी शॉप पहुंची जहां रिया ने मुझे बुलाया था। वो वहां पहले से बैठी थी, एक कोने की टेबल पर, जहां से बाहर का नज़ारा दिखता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। मैं उसके सामने बैठी और धीरे से कहा, रिया, तुमने मुझे बुलाया? सब ठीक है ना? रिया ने एक गहरी सांस ली और मेरी ओर देखा। साहिल, मैं तुमसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। ये मेरे और अर्जुन के बारे में है। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने अपने डर को छुपाते हुए कहा, क्या हुआ रिया? तुम ठीक तो हो? वो थोड़ा रुकी, फिर बोली, साहिल, मैं जानती हूँ कि मैं और अर्जुन एक दूसरे के साथ खुश नहीं हैं। हमारी शादी एक समझौता बनकर रह गई है। वो मुझसे प्यार करता है, लेकिन वो प्यार नहीं है जो एक पति पत्नी के बीच होना चाहिए। मैंने उसकी आंखों में वो खालीपन देखा है, और मुझे लगता है कि वो किसी और के लिए कुछ महसूस करता है। मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। मैं बस चुपचाप उसकी बात सुन रही थी। रिया ने मेरी आंखों में देखा और कहा, साहिल, मैंने तुम्हें और अर्जुन को उस दिन पार्क में देखा था। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों के बीच कुछ है। मेरा दिल जैसे रुक सा गया। मैंने हकलाते हुए कहा, रिया, मैं मैं तुझसे माफ़ी मांगती हूँ। मैंने कभी नहीं चाहा कि तुम्हें दुख हो। ये बस बस एक कमज़ोर पल था। रिया ने मेरे हाथ को पकड़ा और कहा, साहिल, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम भी अपनी ज़िंदगी में। मैं खुश नहीं हो। मैंने तुम्हारी उदासी देखी है। और अर्जुन, वो भी कहीं ना कहीं अधूरा है। मैं नहीं चाहती कि हम तीनों इस तरह की जिंदगी जी जहाँ कोई खुश ना हो। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखें नम हो गईं। मैंने कहा, रिया, मैं तुम्हें कभी दुख नहीं देना चाहती थी। मैंने कोशिश की कि अपने दिल को रोकूं, लेकिन रिया ने मेरी बात काटते हुए कहा, साहिल, तुम्हें अपने दिल को रोकने की ज़रूरत नहीं है। मैंने और अर्जुन ने बात की है। हमने फैसला किया है कि हम अलग हो जाएंगे। ये हम दोनों के लिए बेहतर होगा। और अगर तुम और अर्जुन एक दूसरे के साथ खुश रह सकते हो तो मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगी। मैं अवाक रह गई। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि रिया इतनी समझदारी और उदारता दिखा रही थी। मैंने उससे कहा, रिया, तुम इतना बड़ा बलिदान कैसे दे सकती हो? मैं तुम्हें इस तरह दुख में नहीं देख सकती। रिया मुस्कुराई और बोली, साहिल, ये बलिदान नहीं है, ये मेरे दिल की आज़ादी है। मैं भी अपनी ज़िंदगी में वो प्यार ढूंढना चाहती हूँ जो मुझे सुकून दे। और मैं चाहती हूँ कि तुम और अर्जुन भी वो खुशी पाओ जो तुम डिज़र्व करते हो। उस दिन कॉफ़ी शॉप से निकलते वक्त मेरे कंधों से जैसे एक बोझ उतर गया था। मैंने अर्जुन को फ़ोन किया और कहा, अर्जुन, हमें मिलना होगा। रिया ने मुझे सब कुछ बता दिया। जब मैं और अर्जुन उस शाम फिर से पार्क में मिले तो उसकी आंखों में एक नई उम्मीद थी। उसने कहा, साहिल, मैंने रिया से बात की थी। मैं नहीं चाहता था कि वो दुखी हो, लेकिन उसने मुझे समझाया कि हमें अपने दिल की सुननी होगी। क्या तुम मेरे साथ इस नई शुरुआत करने को तैयार हो? मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, अर्जुन, ये रास्ता आसान नहीं होगा। मेरे पति, मेरा परिवार, समाज, सबके सवाल होंगे। लेकिन अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं हर मुश्किल का सामना करने को तैयार हूँ। अर्जुन ने मेरे दोनों हाथ थामे और कहा, साहिल, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। हम साथ मिलकर हर तूफान से लड़ेंगे। उस पल, जब चांदनी रात में हम एक दूसरे के सामने खड़े थे, मुझे लगा जैसे मेरी जिंदगी को एक नया मकसद मिल गया था। मैं जानती थी कि ये रास्ता मुश्किलों से भरा होगा, लेकिन अर्जुन का साथ मेरे लिए वो ताकत था जो मुझे हर डर से लड़ने की हिम्मत दे रहा
एक ऐसी रोमांटिक जो आपको सुनकर बहुत मज़ा आएगा। एक दिन का बात है। मैं थी पत्नी बीमार थी। उस दिन सुबह-सुबह मैं अपनी सास को लाने के लिए अपने ससुराल गया था। मेरी पत्नी शालिनी ने बार-बार फ़ोन करके याद दिलाया था। अरे, माँ को समय पर ले आना और हाँ, बाइक धीरे चलाना। मैंने हँसते हुए कहा, अरे, तुम्हारा हीरो हूँ, सब संभाल लूँगा। ससुराल पहुँचते ही सासू माँ तैयार थीं। वो थोड़ी सख्त मिजाज की हैं, लेकिन दिल से बहुत प्यारी। मैंने बाइक स्टार्ट की और सासू माँ पीछे बैठ गईं। अरे बेटा, धीरे चलाना, मुझे तेज रफ्तार पसंद नहीं, उन्होंने तपाक से कहा। मैंने मुस्कुराते हुए हामी भरी और बाइक धीरे धीरे चलाने लगा। रास्ते में एक खूबसूरत सा मोड़ आया, जहां चारों तरफ हरियाली थी। हल्की हल्की हवा चल रही थी और दूर कहीं से बांसुरी की मधुर धुन सुनाई दे रही थी। अचानक सासू माँ बोली, रुक बेटा, जरा रुक। मैंने बाइक रोकी और पूछा, क्या हुआ माँ? वो मुस्कुराई और बोली, ये जगह मुझे तुम्हारे ससुर जी की याद दिला रही है। यहीं पास में एक झील है, जहां हम शादी के बाद अक्सर आया करते थे। उनकी आंखों में एक चमक थी, जैसे पुरानी यादें ताज़ा हो उठी हों। मैंने कहा, चलिए माँ, फिर आज उस झील को देखने चलते हैं। हम बाइक लेकर उस छोटी सी झील की ओर बढ़े। वहां का नज़ारा सचमुच जादुई था। शांत पानी, चारों तरफ पेड़ और पक्षियों की चहचहाहट। सासू माँ ने एक पत्थर पर बैठकर पुरानी बातें शुरू कीं। तुम्हारे ससुर जी बड्ढे रोमांटिक थे, उन्होंने हंसते हुए कहा। एक बार यहीं मुझे गुलाब का फूल लाए थे और कहा था, तुम मेरे लिए इस झील से भी ज्यादा खूबसूरत हो। मैं उनकी बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था। तभी मेरी नज़र एक गुलाब के फूल पर पड्ढी, जो पास के झाड़ी में उगा था। मैंने फूल तोड़ा और सासू माँ को देते हुए कहा, माँ, ये आपके लिए, ससुर जी की तरह। वो हंस पड्ढी और बोली, अरे, तू तो मेरे पति से भी 2 कदम आगे निकला। उसी पल मेरा फोन बजा। शालिनी थी। कहाँ रह गए तुम दोनों? उसने पूछा। मैंने हंसते हुए कहा, बस सासू माँ को उनके पुराने रोमांस की याद दिला रहा हूँ। सासू माँ ने फोन छीनकर कहा, शालिनी, तेरा पति तो कमाल का है, मेरे लिए गुलाब तक ले आया। घर पहुंचते पहुंचते सासू माँ और मेरी बॉन्डिंग कुछ और गहरी हो गई थी। शालिनी ने दरवाजे पर हमें देखा और मजाक में कहा, लगता है माँ को तुमने मुझसे ज्यादा इम्प्रेस कर दिया। मैंने पलटकर कहा, अरे, रोमांस तो मैंने तुमसे ही सीखा है मेरी जान। और उस दिन के बाद वो झील हमारी फैमिली की फेवरेट पिकनिक स्पॉट बन गई, जहां हम अक्सर पुरानी यादों को ताज़ा करने और नई यादें बनाने जाते हैं। ठीक है, चलिए कहानी को और रोमांटिक और थोड़ा भावनात्मक मोड़ देते हुए आगे बढ़ाते हैं। झील का वादा और एक नई शुरुआत। उस झील की हर सैर हमारे लिए एक नया अध्याय बन रही थी। शालिनी और मैंने तय किया कि हर साल हम उस जगह पर जरूर आएंगे, चाहे जिंदगी कितनी भी व्यस्त क्यों न हो। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ जो हमारी कहानी को और गहरा कर गया। कुछ महीने बाद एक सुबह शालिनी ने मुझे गंभीर चेहरा बनाकर बुलाया। सुनो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, उसने कहा। मेरे दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई। उसका चेहरा देखकर लगा कि बात कुछ गंभीर है। मैंने पूछा, क्या हुआ जान, सब ठीक तो है? वो मुस्कुराई और बोली, हाँ, सब ठीक है, बल्कि बहुत ख़ास है। हम मम्मी पापा बनने वाले हैं। मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। मैंने उसे तुरंत गले लगाया और कहा, सच में? ये तो सबसे खूबसूरत खबर है। सासू माँ पास ही थीं और ये सुनकर उनकी आंखें भी खुशी से चमक उठीं। उन्होंने कहा, बेटा, अब तुम्हारी जिम्मेदारी और बढ़ गई। मेरी बेटी और मेरे होने वाले नन्हे मेहमान का ख्याल रखना। उस दिन से मेरे मन में एक नया उत्साह था। मैं शालिनी का और ज़्यादा ख्याल रखने लगा, लेकिन साथ ही मैं चाहता था कि इस खास पल को हम उस झील के साथ भी जोड़ें, जो हमारी लव स्टोरी का गवाह थी। मैंने एक छोटा सा प्लान बनाया। एक शाम मैंने शालिनी से कहा, चलो, आज फिर से हमारी झील चलते हैं। शालिनी ने हंसते हुए कहा, अरे, तुम तो अब हर खुशी का बहाना झील से जोड़ देते हो। मैंने पलटकर कहा, क्योंकि वो हमारी कहानी की शुरुआत है और अब हमारी नई कहानी का भी हिस्सा बनेगी। इस बार मैंने पहले से थोड़ी तैयारी कर ली थी। मैंने झील के किनारे एक छोटा सा सेटअप किया, कुछ फेरी लाइट्स, एक कंबल और एक टोकरी में शालिनी की पसंदीदा चीज़ें। मैंने सासू माँ को भी साथ आने के लिए कहा, क्योंकि वो इस कहानी का एक ख़ास हिस्सा थीं। जब हम झील पहुँचे तो शालिनी हैरान रह गई। लाइट्स की रोशनी में झील और भी खूबसूरत लग रही थी। सासू माँ ने हंसते हुए कहा, बेटा,
तुम तो हर बार कुछ नया कर देते हो। मैंने शालिनी का हाथ पकड़ा और उसे एक छोटा सा लकड़ी का बक्सा दिया। उसमें एक छोटा सा नोट था जो मैंने लिखा था, हमारा प्यार इस झील की तरह है, शांत, गहरा और हमेशा चमकता हुआ। अब हमारा नन्हा मेहमान इस कहानी को और खूबसूरत बनाएगा। तुम मेरी जिंदगी हो और अब हम एक नई जिंदगी को साथ में संवारेंगे। शालिनी की आंखें भर आईं। उसने मुझे गले लगाया और बोली, तुम हर बार मुझे रुला क्यों देते हो? मैंने हंसते हुए कहा, क्योंकि तुम्हारी आंखों में ये खुशी के आंसू मुझे सबसे कीमती लगते हैं। सासू माँ ने हमें देखकर कहा, तुम दोनों को देखकर मुझे अपने और तुम्हारे ससुर जी के दिन याद आते हैं। ये प्यार, ये परिवार, यही जिंदगी का असली खजाना है। फिर उन्होंने एक छोटी सी चांदी की मूर्ति निकाली, एक छोटा सा गणेश जी का आकृति, और कहा, ये मेरे ससुर जी ने मुझे दी थी जब मैं पहली बार माँ बनने वाली थी। अब ये तुम्हारे बच्चे के लिए। उस रात हम तीनों ने झील के किनारे बैठकर भविष्य के सपने देखे। शालिनी ने कहा, हम अपने बच्चे को यहाँ लाएंगे और उसे बताएंगे कि उसकी मम्मी पापा की लव स्टोरी इस झील से शुरू हुई थी। मैंने हंसते हुए कहा, और ये भी बताएंगे कि उसकी दादी ने हमें रोमांस का असली मतलब सिखाया। उसके बाद वो झील सिर्फ हमारे प्यार की गवाह नहीं रही, बल्कि हमारे परिवार की नींव बन गई। हर बार जब हम वहाँ जाते, हमें लगता कि हमारी कहानी का हर पल वहाँ की हवा में, पानी में और उन तारों में बसता है। उस रात झील के किनारे का जादू हमारे दिलों में बस गया था। शालिनी की मुस्कान और वो पायल की खनक मेरे कानों में गूंज रही थी। घर लौटने के बाद भी हम दोनों उस पल को बार बार याद कर रहे थे। अगले दिन सुबह मैंने देखा कि सासू माँ और शालिनी रसोई में चाय बनाते हुए कुछ गुपचुप बातें कर रही थीं। मैंने मजाक में कहा, क्या बात है, माँ बेटी मिलकर मेरे खिलाफ कोई साजिश रच रही हैं? सासू माँ ने हंसते हुए कहा, साजिश नहीं बेटा, बस तुम्हारी तारीफ हो रही थी। शालिनी बता रही थी कि तुमने उसे कितना खूबसूरत सरप्राइज दिया। शालिनी ने शर्माते हुए मुझे देखा और बोली, हाँ, पर अब तुम्हें हर हफ्ते ऐसा कुछ करना पड़ेगा, वरना मैं माँ से शिकायत करूंगी। मैंने हंसते हुए कहा, चैलेंज स्वीकार है मेरी जान। उसी दिन दोपहर को मुझे एक आइडिया आया। मैंने शालिनी से कहा, चलो आज फिर से झील चलते हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग करेंगे। शालिनी ने उत्साह से पूछा, अब क्या नया सरप्राइज है? मैंने रहस्यमयी अंदाज में कहा, बस साथ चलो, सब पता चल जाएगा। इस बार मैंने थोड़ी तैयारी की थी। मैंने एक छोटा सा पिकनिक बैग तैयार किया, कुछ सैंडविच, शालिनी की पसंदीदा चॉकलेट्स और एक पुरानी डायरी जो मैंने कॉलेज के दिनों में लिखी थी। उसमें कुछ कविताएं थीं जो मैंने शालिनी के लिए लिखी थीं, लेकिन कभी दिखाने की हिम्मत नहीं हुई थी। झील के किनारे पहुंचकर मैंने एक चटाई बिछाई और हम बैठ गए। सूरज फिर से ढल रहा था और आसमान पर बादलों ने एक खूबसूरत नज़ारा बना रखा था। मैंने डायरी निकाली और शालिनी से कहा, ये तुम्हारे लिए है। उसने उत्सुकता से डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। पहली कविता थी, तुम वो चांद हो जो मेरी रातों को रोशन करता है, तुम वो हवा हो जो मेरे सपनों को उड़ान देता है, हर कदम पर बस तुम्हारा साथ चाहिए, तुम बिन ये दिल अधूरा सा रहता है। शालिनी की आंखें नम हो गईं। उसने मुझे देखा और बोली, ये तुमने मेरे लिए लिखा था और इतने सालों तक छुपाया? मैंने शर्माते हुए कहा, हाँ, थोड़ा डर लगता था कि कहीं तुम हंस न दो। वो हंस पड़ी और बोली, पागल, ये तो इतनी खूबसूरत है, तुम तो छुपे हुए शायर निकले। फिर मैंने उसे एक और सरप्राइज दिया। मैंने अपनी जेब से एक छोटा सा लॉकेट निकाला जिसमें हमारी शादी की तस्वीर थी। मैंने कहा, ये लॉकेट हमेशा तुम्हारे पास रहेगा, ताकि जब भी मैं दूर हूँ तुम्हें मेरी याद आए। शालिनी ने लॉकेट को गले में पहना और मेरे सीने से लगकर बोली, तुम्हें भूलने का सवाल ही नहीं उठता। उस शाम हमने खूब बातें की, हमारे कॉलेज के दिनों की, पहली मुलाकात की और आने वाले भविष्य की। शालिनी ने कहा, जान, तुम हर बार मुझे ऐसा लगता है जैसे हमारी लव स्टोरी फिर से शुरू हो रही है। मैंने उसका हाथ थामकर कहा, तो हर दिन इसे नया बनाएंगे। वादा रहा, हर साल हम इस झील पर आएंगे और हर बार एक नई याद बनाएंगे। जब हम घर लौटे, सासू माँ ने हमें देखकर फिर चुटकी ली। लगता है तुम दोनों ने झील को अपनी लव स्टोरी का परमानेंट ठिकाना बना लिया। हम दोनों हंस पड़े। उस रात शालिनी ने मेरे कान में धीरे से कहा,
तुमने मेरी जिंदगी को एक खूबसूरत कहानी बना दिया। और इस तरह वो झील सिर्फ सासू माँ की यादों का ठिकाना नहीं रही, बल्कि हमारे प्यार का एक अनमोल नगीना बन गई। एक दिन की बात है, अनन्या जो 28 साल की थीं को कमर में तेज दर्द हो रहा था। उनकी कमर में लचक आ गई थी, जिसके कारण वह परेशान थीं। अनन्या अपने कमरे में लेटी हुई थी जब 24 साल का अर्जुन, उनका छोटा देवर, उनके कमरे में आया। उसने अनन्या की परेशानी देखी और चिंता भरे स्वर में बोला, भाभी, आप लेट जाइए। मैं अनन्या ने हल्के से मुस्कुराते हुए मना किया। नहीं अर्जुन, मैं खुद मैनेज कर लूंगी। लेकिन अर्जुन ने प्यार भरे अंदाज में जोर दिया, भाभी, बाम लगाना आसान है, लेकिन मालिश करना मुश्किल होगा। मुझे आपकी मदद करने दीजिए। उसकी आवाज़ में इतनी सच्चाई और फिक्र थी कि अनन्या मना नहीं कर पाई। वह शर्माते हुए पेट के बल लेट गईं और अपनी हल्की गुलाबी रंग की कुर्ती को कमर से थोड़ा ऊपर उठाया। यहाँ पर बाम लगाओ, उन्होंने धीरे से कहा। अर्जुन ने अपनी उंगलियों पर बाम लिया और धीरे धीरे अनन्या की कमर पर मलना शुरू किया। जैसे ही उसके गर्म और नरम हाथ अनन्या की त्वचा को छुए, अनन्या को एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। उसकी मालिश इतनी सावधानी और प्यार से भरी थी कि अनन्या का दर्द धीरे धीरे कम होने लगा। जब अर्जुन की उंगलियां उनकी कमर के पास गईं, अनन्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह खुद को संयमित करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अर्जुन का स्पर्श उसे अंदर तक छू रहा था। भाभी, दर्द अब कहाँ है? अर्जुन ने पूछा। उसकी आवाज में अब भी वही चिंता थी। अनन्या थोड़ा हड़बड़ा गई और अनायास ही बोल पड़ी, थोड़ा और नीचे। अर्जुन ने सावधानी से बाम को और नीचे लगाना शुरू किया। उसकी उंगलियां अनन्या की त्वचा पर धीरे धीरे फिसल रही थीं और हर स्पर्श के साथ अनन्या को एक अनजानी सी गुदगुदी महसूस हो रही थी। भाभी, अगर आप सलवार को थोड़ा और नीचे कर लें तो बाम अच्छे से लग जाएगा, अर्जुन ने धीरे से कहा। अनन्या थोड़ा झिझकी, लेकिन फिर उन्होंने हल्के से सलवार को नीचे सरकाया। सलवार का नाड़ा बंधा होने के कारण वह ज्यादा नीचे नहीं गई, लेकिन अर्जुन की मालिश अब और गहरी हो गई थी। भाभी, आपकी त्वचा कितनी मुलायम और चमकदार है, अर्जुन ने तारीफ करते हुए कहा। उसकी आवाज में एक मासूमियत थी जो अनन्या को और शर्मा रही थी। अनन्या ने उल्टे लेटे हुए ही जवाब दिया, तू भी ना अर्जुन, बस तारीफ करने की आदत है तुझे। उसकी आवाज में हल्की सी हंसी थी। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए मालिश जारी रखी। थोड़ी देर बाद अनन्या ने कहा, बस अब ठीक है। अर्जुन चुपचाप उठा और ऊपर अपने कमरे में चला गया। अनन्या लेटी रही और उसे एक अनजाना सा सुकून महसूस हो रहा था। सालों बाद किसी ने उसकी इतनी फिक्र की थी, जिसमें प्यार, देखभाल और स्नेह था। अर्जुन के बारे में सोचते सोचते वह कब नींद में खो गई, उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह अनन्या तरोताज़ा महसूस कर रही थीं। नहाने के बाद उन्होंने एक खूबसूरत काले रंग की साड़ी पहनी, जिस पर सफ़ेद कढ़ाई थी। साथ में उन्होंने सिल्वर हाई हील सैंडल पहने और हल्का मेकअप किया। वह किचन में नाश्ता तैयार करने लगीं, लेकिन बार बार उनकी नज़र सीढ़ियों की ओर जा रही थी, जहां से अर्जुन नीचे आने वाला था। जैसे ही अर्जुन सीढ़ियों से उतरा, उसकी नज़र अनन्या पर पड़ी। वाह भाभी, आज तो आप कमाल लग रही हैं। लगता है कल की मालिश का जादू चल गया, उसने हंसते हुए कहा। उसकी नज़रें अनन्या की साड़ी और हाई हील सैंडल पर टिकी थीं। अनन्या ने शर्माते हुए जवाब दिया, हाँ, तूने तो जादू कर दिया अर्जुन। दोनों हंसते हुए डाइनिंग टेबल पर बैठ गए और नाश्ता करने लगे। नाश्ते के दौरान अर्जुन ने पूछा, भाभी, आप साड़ी में इतनी खूबसूरत लगती हैं, फिर हमेशा क्यों नहीं पहनती? अनन्या ने जवाब दिया, पहनती हूँ, लेकिन खास मौक़ों पर। तुझे साड़ी इतनी पसंद है क्या? अर्जुन ने शर्माते हुए कहा, हाँ भाभी, साड़ी में आप और भी खूबसूरत लगती हैं। अनन्या के गाल शर्म से लाल हो गए। अर्जुन ने जाते वक्त कहा, भाभी, रात का खाना मैं बाहर से ले आऊँगा। आप कुछ मत बनाना, और अगर कुछ चाहिए हो तो बता दीजिए। अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, बस, तू ध्यान से जाना। अर्जुन के जाने के बाद अनन्या घर के कामों में व्यस्त हो गईं। फिर वह अर्जुन के कमरे की सफाई करने गईं। वहां बेड के नीचे उसे एक सफेद रेशमी कपड़ा दिखा। उसे बाहर निकालते ही उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। यह एक औरत का अंतर्वस्त्र था। अनन्या ने उसे ध्यान से देखा और समझ गई कि यह शायद किसी और का हो सकता है।
उसे कुछ दिन पहले की घटना याद आई जब अर्जुन का दोस्त रोहन और उसकी गर्लफ्रेंड रीना इस कमरे में थे। अनन्या ने कपड़े को एक तरफ रख दिया और सफाई पूरी की। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। पड़ोस की कोमल भाभी, जो 35 साल की थीं और एक ब्यूटी पार्लर चलाती थीं, वहां खड़ी थीं। अनन्या ने जल्दी से कमरा बंद किया और कोमल के साथ बैठकर गपशप करने लगी। कोमल के जाने के बाद अनन्या ने फिर से नहाने का फैसला किया। अर्जुन ने साड़ी का जिक्र किया था, इसलिए उन्होंने एक गहरी नीली रंग की साड़ी पहनी और सिल्वर हाई हील सैंडल। शाम 4 बजे अर्जुन घर लौटा। जैसे ही अनन्या ने दरवाज़ा खोला, अर्जुन उसे देखता रह गया। भाभी, आप तो आज साड़ी में किसी अप्सरा जैसी लग रही हैं, उसने तारीफ की। अनन्या ने हंसते हुए कहा, बस तू भी ना। अर्जुन रात का खाना लेकर आया था। उसने कहा, भाभी, मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, आप एक गिलास शरबत बना दीजिए। अनन्या ने शरबत बनाया और अपने बेडरूम में ले आई, जहाँ कूलर चल रहा था। अर्जुन एक टी शर्ट और शॉर्ट्स में नीचे आया और कुर्सी पर बैठ गया। अनन्या बेड पर टांगें लटकाकर बैठी थीं। दोनों इधर उधर की बातें करने लगे। अर्जुन ने पूछा, भाभी, कमर का दर्द अब कैसा है? अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तो बिल्कुल ठीक हूँ। तेरी मालिश का कमाल है। अर्जुन ने शरबत का गिलास रखते हुए कहा, चलो एक बार और मालिश कर देता हूँ, ताकि आप और बेहतर महसूस करें। अनन्या ने मना किया, लेकिन अर्जुन ने जोर दिया। आखिरकार अनन्या मान गई। अच्छा, पहले सैंडल उतार दूं? उन्होंने पूछा। नहीं भाभी, ये सैंडल आपके पैरों को और खूबसूरत बना रहे हैं। ऐसे ही रहने दीजिए, अर्जुन ने चंचलता से कहा। अनन्या हंस पड़ी और साड़ी में ही लेट गईं। अर्जुन ने बाम लिया और उनकी कमर की मालिश शुरू की। अनन्या ने मजाक में पूछा, अर्जुन, तुझे मेरी हाई हील सैंडल इतनी पसंद क्यों हैं? अर्जुन शर्माते हुए बोला, भाभी, मुझे लगता है कि ये आपके व्यक्तित्व को और निखार देती हैं। मालिश के दौरान अर्जुन ने कहा, भाभी, साड़ी को थोड़ा ढीला कर लें ताकि मालिश अच्छे से हो सके। अनन्या ने हल्के से साड़ी ढीली की, लेकिन तभी उन्हें थोड़ा असहज महसूस हुआ। उन्होंने जल्दी से साड़ी को ठीक किया और अर्जुन को रुकने का इशारा किया। अर्जुन ने बिना कुछ कहे मालिश जारी रखी। अनन्या को उसकी देखभाल और स्नेह से भरे स्पर्श से सुकून मिल रहा था, और वह इस पल का आनंद ले रही थी। रात के 12:30 बज चुके थे। मैंने आंखें बंद कर रखी थीं, लेकिन नींद कोसों दूर थी। तभी मेरे कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुला। चटकनी की हल्की सी आवाज़ ने मेरे दिल की धड़कनों को और तेज़ कर दिया। मैंने सोने का नाटक किया, पर मेरी सांसें जैसे थम सी गई थीं। मुझे अंदाज़ा था कि वह क्यों आए हैं, फिर भी मैं चुप रही, अपने दिल की उथल पुथल को दबाकर। उस रात जो हुआ वह मेरी जिंदगी का एक नया मोड़ बन गया। मेरा नाम रिया है, उम्र 28 साल। मैं लखनऊ के एक पुराने मोहल्ले में अपने ससुर अखिलेश जी के साथ रहती हूँ। हमारा मकान पुराना है, गलियां तंग हैं, लेकिन दिलों में जो तूफान उठ रहा था वह बिल्कुल नया था। 2 साल पहले मेरी सास, माँ जैसी, कैंसर से हमें छोड़ गईं, और मेरे पति रोहन 3 साल पहले एक कार हादसे में मुझे अकेला छोड़ गए। तब से मैं और अखिलेश जी इस छोटे से घर में एक दूसरे का सहारा बनकर जी रहे हैं। मैं दिन भर एक कॉल सेंटर में काम करती हूँ। घर लौटकर खाना पीना, बाजार, सब संभालती हूँ। अखिलेश जी, जो अब 45 साल के हैं, पहले मोहल्ले के चहेते इंसान थे। उनकी हंसी, उनके किस्से, चौपाल पर उनकी बातों का वजन, सब कुछ गली में गूंजता था। लेकिन माँ के जाने के बाद वह जैसे टूट से गए। दिन भर अपने कमरे में या टीवी के सामने क्राइम शो देखते रहते। उनकी आंखों में एक अनकहा दर्द था, जो मुझे रातों को चैन नहीं लेने देता। मैं सोचती, क्या मैं उनके इस दर्द को कम कर सकती हूँ? क्या उनकी जिंदगी में फिर से कोई रंग भर सकती हूँ? एक रात की बात है। रात के करीब 2 बजे मैं पानी पीने उठी। घर में सन्नाटा था, सिर्फ बाहर गली में कुत्तों की आवाजें गूंज रही थीं। अखिलेश जी का कमरा ऊपर था और मेरा नीचे। तभी ऊपर से कुछ गिरने की आवाज आई। मेरा दिल धक धक करने लगा। क्या हुआ? मैं डरते डरते ऊपर गई। उनका दरवाजा हल्का सा खुला था। मैंने चुपके से झांका। अखिलेश जी अपने मोबाइल की टॉर्च जला रखी थी। उनके एक हाथ में मोबाइल था और वह कुछ देख रहे थे, शायद कोई पुरानी तस्वीर या वीडियो। पास में रखा गिलास अचानक जमीन पर गिर गया, लेकिन वह इतने खोए हुए थे कि उन्हें भनक तक नहीं लगी। मैं चुपचाप उन्हें देखती रही। उनकी आंखों में एक उदासी थी,
लेकिन साथ ही एक अजीब सी तड़प भी। कुछ देर बाद उन्होंने मोबाइल साइड में रखा और लेट गए। मैं धीरे से नीचे अपने कमरे में लौट आई। उस रात जो मैंने देखा उसने मेरे दिल में हलचल मचा दी। अखिलेश जी अकेलेपन से जूझ रहे थे, लेकिन अपने दर्द को छिपा रहे थे। मैं सोचने लगी, क्या मैं उनके लिए कुछ कर सकती हूँ? क्या मैं उनके दिल में वो खोया हुआ सुकून ला सकती हूँ? अगली सुबह मैंने फैसला किया कि कुछ तो करना होगा। मैंने उनके लिए उनकी पसंद का मसाला डोसा बनाया और साथ में फ़िल्टर कॉफ़ी। जब मैंने उनके सामने परोसा, वह चौंक गए। रिया, ये सब इतनी सुबह? मैंने हंसकर कहा। अखिलेश जी, आपकी वो पुरानी वाली मुस्कान लाने के लिए ये डोसा तो छोटी सी बात है। वह हल्का सा मुस्कुराए और मेरे दिल को जैसे ठंडक मिल गई। उस दिन के बाद मैंने उनके साथ वक्त बिताना शुरू किया। कभी उनके पुराने दोस्तों को घर बुलाया, कभी शाम को उनके साथ गली में टहलने निकली। एक दिन जब मैं रात को खाना बना रही थी, उन्होंने अचानक कहा, रिया, तू मेरे लिए बेटी जैसी है, लेकिन तेरा दिल क्या कहता है? तू भी तो अकेली है ना? उनकी बात मेरे दिल को छू गई। मैंने धीरे से कहा, अखिलेश जी, अकेलापन तो हम दोनों का है। शायद हम एक दूसरे के लिए वो कमी पूरी कर सकते हैं। एक शाम जब मैं कॉल सेंटर से लौटी, अखिलेश जी आंगन में कुर्सी डालकर बैठे थे। मैं उनके पास गई और बोली, अखिलेश जी, आपको याद है आप कहाँ करते थे कि जिंदगी एक गाना है जो हर धुन में बहता है? वह मुझे देखकर बोले, हाँ, पर अब तो मेरा गाना जैसे थम सा गया है। मैंने उनका हाथ पकड़ा और कहा, तो चलिए हम इस गाने में नई धुन जोड़ते हैं। हम एक दूसरे के लिए वो संगीत बन सकते हैं। उस रात जब घर की बत्तियां बुझ गईं, मैंने देखा कि अखिलेश जी मेरे कमरे के पास खड़े थे। उनकी आंखों में हिचक थी, लेकिन एक गहरी चाहत भी। मैंने पूछा, अखिलेश जी, सब ठीक? वह चुप रहे, फिर धीरे से बोले, रिया, तूने आज जो कहा वो मेरे दिल में उतर गया। मैं तुझ में अपनी बेटी देखता हूँ, लेकिन शायद कुछ और भी। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने हल्के से कहा, अखिलेश जी, हम दोनों ने बहुत कुछ खोया है, लेकिन शायद हम एक दूसरे में वो खुशी ढूंढ सकते हैं जो हमें चाहिए। लोग क्या कहेंगे, ये सोचकर जिंदगी थमती नहीं। उन्होंने मेरा हाथ थामा। उनकी हथेली में एक गर्माहट थी जो मेरे दिल तक उतर गई। वह बोले, रिया, ये रास्ता आसान नहीं। मैंने मुस्कुराकर कहा, अखिलेश जी, जो आसान होता है उसमें मज़ा कहाँ। बस आप मेरे साथ रहें, फिर देखिए जिंदगी कैसे गुनगुनाने लगती है। उस रात हमने एक दूसरे के साथ वक्त बिताया। पुरानी बातें, माँ के किस्से, रोहन की शरारतें, और वो दिन जब घर में हंसी गूंजती थी। लेकिन उस रात कुछ बदल गया। अखिलेश जी की आंखों में वो खालीपन कम हो गया और मेरा दिल भी हल्का हो गया। अगले दिन जब मैं दफ्तर से लौटी, अखिलेश जी ने मेरे लिए मेरी पसंद की मसाला चाय और पकौड़े बनाए थे। रिया, आज तुझे कुछ छटपटा चाहिए, उन्होंने हंसकर कहा। मैंने जवाब दिया, अखिलेश जी, आपने तो मेरी जिंदगी में पहले ही तड़का डाल दिया। वो एक नई शुरुआत थी। न कोई नाम, न कोई रिश्ता, बस दो दिल जो एक दूसरे का सहारा बन गए। बाहर की दुनिया वही थी, लोग, उनकी बातें, उनका शोर, लेकिन हमारे घर में एक नई सुबह थी, जहाँ रिश्ते नहीं, बस एहसास थे। उस दिन के बाद हमारे घर में जैसे एक नया रंग बिखरने लगा। अखिलेश जी की आंखों में वो पुरानी चमक धीरे धीरे लौट रही थी, और मेरा दिल भी जैसे हर दिन हल्का हो रहा था। मैं कॉल सेंटर से लौटती और अखिलेश जी आंगन में मेरे लिए मसाला चाय या कोई छोटा मोटा नाश्ता तैयार रखते। उनकी वो छोटी छोटी कोशिशें मेरे लिए किसी बड़े तोहफे से कम नहीं थीं। एक शाम की बात है। बारिश हो रही थी और लखनऊ की तंग गलियों में पानी की छप छप की आवाज़ गूंज रही थी। मैं दफ्तर से भीगते हुए लौटी। अखिलेश जी दरवाजे पर खड़े थे। उनके हाथ में एक तौलिया और मेरी पसंद की अदरक वाली चाय थी। रिया, तू भी ना छाता ले जाना भूल जाती है, उन्होंने हल्की हंसी के साथ कहा। मैंने तौलिया लिया और मुस्कुराकर बोली, अखिलेश जी, जब आप मेरी इतनी फिक्र करते हैं तो छाते की क्या ज़रूरत। उनकी आंखों में एक पल के लिए वो गर्माहट चमकी जो मेरे दिल को छू गई। उस रात हम दोनों आंगन में बैठे। बारिश की बूंदें छत पर टप टप गिर रही थीं और हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू थी। मैंने उनकी तरफ देखा और पूछा, अखिलेश जी, आपको याद है आप माँ को कैसे लव लेटर लिखा करते थे? वो किससे सुनाया कीजिए। वह हंसे और उनकी हंसी में वो पुराना जोश था। रिया, वो तो जवानी के दिन थे।
तेरी सासू माँ को मैंने पहला लेटर एक गुलाब के साथ दिया था। वो गुस्सा हो गई थीं, लेकिन फिर चुपके से मुस्कुराई थीं। मैंने हंसकर कहा, तो अब आप मेरे लिए एक लेटर लिखेंगे? वह ठिठक गए, फिर धीरे से बोले, रिया, अब तो मेरे अल्फाज तुझ में ही बसते हैं। लेटर की क्या ज़रूरत? उनकी बात ने मेरे दिल में जैसे आग सी लगा दी। मैं चुप रही, लेकिन मेरी आंखें शायद सब कुछ कह रही थीं। उस रात जब मैं अपने कमरे में जाने लगी, अखिलेश जी ने मेरा हाथ पकड़ा। उनकी उंगलियों में वो गर्माहट थी जो मेरे पूरे वजूद को सुकून दे रही थी। रिया, उन्होंने धीरे से कहा, तूने मेरी जिंदगी में फिर से बारिश ला दी। लेकिन ये रास्ता, क्या हम सही जा रहे हैं? मैंने उनकी आंखों में देखा और कहा, अखिलेश जी, दिल का रास्ता कभी गलत नहीं होता। लोग क्या कहेंगे, ये सोचकर हम अपने दिल की बात दबा लें तो क्या जीना बाकी रह जाएगा? उस रात हमने कोई जल्दबाजी नहीं की। हम बस एक दूसरे के करीब बैठे, पुरानी यादों को ताज़ा किया। अखिलेश जी ने बताया कि कैसे वह और माँ हर बारिश में छत पर चाय पीते थे। मैंने कहा, तो चलिए, कल हम भी छत पर चाय पियेंगे। वह मुस्कुराए और बोले, रिया, तू सच में मेरी जिंदगी में एक नई धुन ले आई है। अगले दिन मैंने दफ्तर से जल्दी छुट्टी ली। घर लौटते वक्त मैंने बाजार से अखिलेश जी की पसंद की मिठाई, रसगुल्ले खरीदे। घर पहुंचकर मैंने देखा कि अखिलेश जी ने छत को सजा रखा था। पुरानी कुर्सियों पर रंग बिरंगे तकिए और एक छोटा सा रेडियो जिसमें पुराने गाने बज रहे थे। ये क्या, अखिलेश जी? मैंने हंसकर पूछा। वह शर्माते हुए बोले, सोचा तुझे बारिश में चाय पिलाऊं, जैसे पुराने दिन थे। मेरे दिल में जैसे तितलियां उड़ने लगीं। हम छत पर बैठे। बारिश की हल्की फुहारें थीं और रेडियो पर रिमझिम गिरे सावन बज रहा था। मैंने उनकी तरफ देखा और कहा, अखिलेश जी, ये पल, ये मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल हैं। उन्होंने मेरी आंखों में देखा और धीरे से कहा, रिया, तू मेरे लिए सिर्फ बेटी नहीं, मेरे दिल की धड़कन बन गई है। उनकी बात सुनकर मेरी आंखें नम हो गईं। मैंने उनका हाथ थामा और कहा, तो फिर ये धड़कन कभी रुकने न दें। उस रात जब हम छत से नीचे आए, अखिलेश जी ने मेरे माथे पर एक हल्का सा चुंबन दिया। वो पल इतना कोमल, इतना पवित्र था कि मेरे दिल में जैसे सारी दुनिया की खुशी समा गई। हमने कोई सीमा नहीं लांघी, बस एक दूसरे के दिलों को थाम लिया। अगले कुछ हफ्तों में हमारा रिश्ता और गहरा हो गया। अखिलेश जी फिर से गली की चौपाल पर अपने दोस्तों के साथ हंसने लगे। मैं जब दफ्तर से लौटती तो वह मेरे लिए कोई नई रेसिपी बनाकर रखते। एक दिन उन्होंने मेरे लिए एक छोटा सा गुलाब का पौधा लाकर कहा, रिया, ये तेरा है, जैसे तूने मेरे सूखे हुए दिल में फिर से फूल खिलाए। मैंने वो पौधा लिया और उनकी आंखों में देखकर कहा, अखिलेश जी, ये फूल हम दोनों का है, हम इसे साथ मिलकर खिलाएंगे। बाहर की दुनिया में लोग अब भी बातें करते थे। कुछ ने हमें स्वीकार किया, कुछ ने नज़रें फेर लीं, लेकिन हमारे छोटे से घर में एक नई दुनिया बस रही थी, जहाँ न कोई नाम था, न कोई रिश्ता, बस दो दिल थे जो एक दूसरे की धड़कन बन गए थे। रोमांटिक कहानी। एक बारिश भरी रात की शुरुआत। रात के 12 बजे थे। घड़ी की सुइयां धीमे धीमे समय की गति को माप रही थीं। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी और बिजली की कड़क से आसमान कभी कभी चमक उठता था। मैं, अनन्या, 22 साल की, अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई थी। घर में सन्नाटा पसरा था। मेरे माता पिता और भाई बहन एक पारिवारिक शादी में गए थे और मैं घर की देखभाल के लिए रुक गई थी। मेरे साथ सिर्फ मेरे चचेरे भाई आरव 28 साल के थे, जो कुछ दिनों के लिए हमारे घर रुके थे ताकि मैं अकेली न रहूं। बिजली की कड़क से मेरे दिल में डर सा समा गया। मैंने कंबल को और कसकर पकड़ लिया, लेकिन नींद कोसों दूर थी। तभी एक जोरदार बिजली कड़की। डर के मारे मैंने आवाज़ दी, आरव भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ ही पलों में आरव मेरे कमरे में आए। उनकी आंखों में नींद थी, लेकिन चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। अनन्या, डरने की क्या बात है? मैं हूं ना, उन्होंने नरम स्वर में कहा। मैंने बिस्तर पर थोड़ा खिसक कर जगह बनाई और कहा, भैया, यहाँ लेट जाइए, मुझे सचमुच डर लग रहा है। आरव हल्का सा मुस्कुराए और मेरे पास लेट गए। उनकी मौजूदगी से मेरा डर कुछ कम हुआ। बारिश की बूंदों की आवाज़ और उनकी सांसों की हल्की गति से कमरे में एक अजीब सा सुकून छा गया। अचानक एक और तेज बिजली कड़की।
मैं डरकर आरव से लिपट गई। मेरे दिल की धड़कन तेज थी और उनकी बाहों में मुझे एक अनजानी सी गर्माहट महसूस हुई। कुछ देर तक मैं वैसे ही लिपटी रही। फिर धीरे धीरे मुझे एक अजीब सी भावना ने घेर लिया। न डर, न घबराहट, बल्कि कुछ और, जैसे कोई अनकहा एहसास मेरे दिल को छू रहा हो। आरव ने मेरी पीठ पर हल्के से हाथ फेरा और कहा, अनन्या, डरो मत, मैं हूं ना। उनकी आवाज़ में इतना सुकून था कि मैं उसमें खो सी गई। धीरे धीरे हमारी बातें शुरू हुईं। उन्होंने मुझे अपने कॉलेज के दिनों की कहानियां सुनाईं। कैसे वो अपने दोस्तों के साथ रात भर बातें करते थे और कैसे उनकी पहली पसंद की लड़की ने उन्हें एक बार बारिश में भीगते हुए देखकर छाता दे दिया था। मैं हंस पड़ी। भैया, आप तो बहुत रोमांटिक हैं। वो भी हंसे और बोले, अरे, अब तो बस पुरानी यादें बची हैं। लेकिन तुम बताओ, तुम्हारा दिल क्या कहता है? कोई खास दोस्त है स्कूल में? मैं शर्मा गई और बोली, नहीं भैया, मैं तो बस पढ़ाई में डूबी रहती हूँ। उनकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वो मेरे शब्दों के पीछे की अनकही बातों को पढ़ रहे हों। उस रात हम बातें करते करते सो गए। सुबह जब मैं उठी तो आरव पहले ही उठकर नाश्ता बना रहे थे। मैंने हैरानी से पूछा, भैया, आप किचन में? वो हंसे, हाँ, तुझे डर से बचाने के बाद अब भूख से भी बचाना है। उनकी इस बात पर मेरी हंसी छूट गई। उस दिन हमने साथ में नाश्ता किया और फिर वो अपने काम पर चले गए। शादी का सीज़न और अनन्या का अकेलापन। जून का महीना था। गर्मी अपने चरम पर थी और शादियों का मौसम भी जोरों पर था। मेरे घर में खाला की बेटी की शादी थी और सबको वहाँ जाना था। लेकिन घर को अकेला छोड़ना ठीक नहीं था, क्योंकि चोरी का डर रहता था। सबने मिलकर फैसला किया कि मैं घर पर रुकूंगी। मुझे शादी में जाने की बहुत इच्छा थी, लेकिन घर की जिम्मेदारी के आगे मैंने हामी भर दी। पापा ने आरव को फ़ोन किया, आरव, कुछ दिन के लिए अनन्या के साथ हमारे घर रह सकते हो? वो अकेली है और हमें उसकी चिंता है। आरव तुरंत तैयार हो गए। अंकल, चिंता न करें, मैं रात को घर आ जाऊंगा और अनन्या की देखभाल करूंगा। आरव की शादी 2 साल पहले हो चुकी थी, लेकिन उनकी पत्नी अपने मायके गई थी, इसलिए वो अकेले थे। शाम को जब सब शादी के लिए निकल गए, मैं घर में अकेली थी। तभी आरव का फ़ोन आया। अनन्या, खाने में क्या खाएगी? मैंने हंसते हुए कहा, भैया, कुछ तीखा और स्वादिष्ट, जैसे पनीर टिक्का। वो बोले, ठीक है, मैं ले आता हूँ। जब वो आए तो उनके साथ पनीर टिक्का और ढेर सारी मिठाइयाँ थीं। मैंने रोटी और चावल पहले ही बना लिया था। हमने साथ बैठकर खाना खाया। आरव ने मुझसे कहा, अनन्या, तुम अब पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई हो। उनकी तारीफ सुनकर मेरे गाल लाल हो गए। मैंने हंसकर कहा, भैया, आप भी तो कम हैंडसम नहीं हैं। चाची कितनी लकी हैं। वो हंसे और बोले, अरे, शादी के बाद तो बस काम और घर की भागदौड़ है, लेकिन तुम्हारी हंसी देखकर पुराने दिन याद आ गए। खाने के बाद हम देर तक बातें करते रहे। रात के 1 बजे तक हम हंसते बतियाते रहे। आरव की बातों में एक अजीब सा जादू था। वो हर पल को हल्का और खुशनुमा बना देते थे। फिर मैं अपने कमरे में सोने चली गई और वो अपने कमरे में। एक अनकहा एहसास। अगले दिन सुबह मैं जल्दी उठी और नाश्ता बनाने लगी, लेकिन आरव अभी भी सो रहे थे। मैंने उन्हें आवाज़ दी, भैया उठिए, आपको लेट हो जाएगा। जब वो नहीं उठे तो मैं उनके कमरे में गई। उनकी नींद में एक मासूमियत थी जो मुझे देखते ही रहने को मजबूर कर रही थी। मैंने हल्के से उनकी चादर खींची और वो एकदम से उठ बैठे। अरे अनन्या, इतनी सुबह? मैं हंस पड़ी और बोली, भैया, नाश्ता तैयार है, जल्दी नहा लीजिए। उस दिन घर में अकेलेपन का एहसास हुआ। मैंने पेंटिंग की, फिर फ़ोन चलाया और कब सो गई पता ही नहीं चला। जब उठी तो देखा कि आरव के आने का समय हो गया था। मैंने जल्दी से नहाया और अपनी पसंदीदा नीली ड्रेस पहनी। ये ड्रेस मेरे शरीर पर पूरी तरह फिट थी और मुझे बहुत पसंद थी। जैसे ही मैं कमरे से बाहर आई, आरव की नज़र मुझ पर ठहर गई। वाह अनन्या, ये ड्रेस तो तुम पर कमाल लग रही है, उन्होंने कहा। उनकी तारीफ में एक गहराई थी जो मेरे दिल को छू गई। उस रात बिजली चली गई। गर्मी से मैं पसीने में भीग चुकी थी। आरव ने अपने फ़ोन की टॉर्च जलाई और बोले, अनन्या, गर्मी बहुत है, चलो खाना बनाते हैं। हमने मिलकर खाना बनाया। किचन में काम करते हुए उनकी नज़रें बार बार मुझ पर रुक रही थीं। मुझे उनकी नज़रों में एक अनकहा सा आकर्षण दिख रहा था,
लेकिन मैंने खुद को संभाला। वो मेरे चचेरे भाई थे और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे मन की उलझनें गलत दिशा में जाएं। खाना बनने के बाद मैंने फिर से नहाया और एक हल्की नाइटी पहनी। जब मैं छत पर गई जहां हमने सोने का फैसला किया था, तो आरव मुझे देखकर चुप हो गए। अनन्या, तुम सचमुच बहुत खूबसूरत हो, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। मैं शर्मा गई और बोली, भैया, आप भी तो कम नहीं हैं। एक नई शुरुआत उस रात छत पर लेटे हुए हमने ढेर सारी बातें की। आरव ने मुझसे पूछा, अनन्या, तुम्हारा सपना क्या है? तुम जिंदगी में क्या चाहती हो? मैंने कहा, भैया, मैं चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी में प्यार हो, सुकून हो, कोई ऐसा जो मुझे समझे, मेरे सपनों को सपोर्ट करे। वो मुस्कुराए और बोले, तुम्हें ऐसा इंसान जरूर मिलेगा। तुम्हारा दिल बहुत खूबसूरत है। उनकी बातों ने मेरे दिल को छू लिया। उस रात हमारी बातों में एक गहरी दोस्ती और विश्वास का रिश्ता बन गया। मैंने महसूस किया कि आरव सिर्फ मेरे भाई नहीं, बल्कि एक ऐसे दोस्त थे जो मेरे हर डर, हर सपने को समझते थे। कुछ दिन बाद जब मम्मी पापा लौटे, तो मैंने अपनी जिंदगी के बारे में गंभीरता से सोचना शुरू किया। मैंने फैसला किया कि मुझे अपने सपनों को पूरा करना है। मैंने कॉलेज में दाखिला लिया और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया। आरव मेरे लिए हमेशा एक प्रेरणा बने रहे। वो अक्सर मुझे फ़ोन करके मेरी पढ़ाई और सपनों के बारे में पूछते। उनकी बातें मुझे हमेशा हिम्मत देती थीं। समय बीता और एक दिन मम्मी ने मुझसे शादी की बात की। मैंने उनसे कहा, मम्मी, मैं अभी अपने करियर पर ध्यान देना चाहती हूँ, लेकिन जब भी शादी करूँगी वो किसी ऐसे इंसान से होगी जो मेरे सपनों को समझे। मम्मी मुस्कुराईं और बोलीं, बेटी, तुम्हें ऐसा इंसान ज़रूर मिलेगा। आज मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ। मैंने अपने सपनों को सच करने की राह चुनी। और आरव, वो मेरे लिए हमेशा एक ख़ास इंसान रहेंगे। न सिर्फ मेरे भाई, बल्कि एक ऐसे दोस्त के रूप में जिन्होंने मुझे मेरे डर से निकलकर अपने सपनों की ओर बढ़ना सिखाया।